अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट। इसमें हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तक। लास्ट वीडियो में इसमें हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तक। इसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा, मिसकंसेप्शंस देखा, प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS देखा और उसके बाद हम लोग ने इवैल्यूएशन देखा था, इवैल्यूएशन ऑफ MIS। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रेंट्स इन ऑपरेटिंग MIS। ठीक है, तो MIS को ऑपरेट करने में कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS तो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा एक्सपर्ट, उसके बाद SSS। तो SSS एक्सपर्ट, SSS तो एक्सपर्ट को सांप ने काट लिया, ये कंस्ट्रेंट्स होता है। तो पहला नंबर पॉइंट आपका है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। तो पहला कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया कि एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डिज़ायर्ड एक्शन को पाने के लिए जो एक्सपर्ट होने चाहिए वो तो या तो मिलते नहीं हैं या फिर ज़्यादा सैलरी के चक्कर में निकल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल स्टाफ का जो प्रॉपर सिलेक्शन और ट्रेनिंग वगैरह सब एक अच्छा रास्ता है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या रास्ता है कि आपके जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसका अच्छा ट्रेनिंग दो और अच्छा जो है उसका सिलेक्शन करो। ठीक है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। तो MIS ऑपरेट करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक एक्सपर्ट चाहिए था, दो प्रकार के स्टाफ चाहिए थे, एक एक्सपर्ट चाहिए थे, एक ऑपरेटिंग के लिए एक स्टाफ चाहिए था। तो इस तरह से यहाँ पे दो टाइप के स्टाफ्स हम लोगों ने देखे थे। तो सेम यहाँ पे बोलता है कि जो एक्सपर्ट वाला है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसको कंप्यूटर का एक्सपर्ट नॉलेज होता है सिस्टम का, MIS का। उसके बाद हम लोग SSS में पहले S की बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, S से बोलो तो सब सिस्टम, सेलेक्टिंग द सब सिस्टम। दूसरा प्रॉब्लम है सब सिस्टम को सेलेक्ट करना। तो जैसा कि हम लोगों ने MIS को देखा था, MIS में हम लोगों ने देखा था कि कई सारे सब सिस्टम में हम लोगों को जो हम लोगों ने ODI DPS कॉमन कंप्यूटर देखा था वहाँ पे S का मतलब सब सिस्टम देखा था ना, सब सिस्टम कंसेप्ट। तो यहाँ पे बोलता है कि सब सिस्टम कंसेप्ट में आपको बांटना तो है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पहले ही सब सिस्टम कंसेप्ट देखा था। तो यहाँ पे ज़रूरत तो होती है सब सिस्टम में बांटने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है एक्सपर्ट के लिए सब सिस्टम सेलेक्ट करना। तो दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारा सेलेक्टिंग सब सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स क्या है दूसरा ऑपरेटिंग MIS का, सब सिस्टम का सेलेक्टिंग। और उसके बाद सेकंड S से क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो जिसके देखा देखी हम लोग भी अपना ऐसा MIS बना सके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो होता है वो वैरी करता है। इसकी वजह से यहाँ पे नॉन स्टैंडर्डाइजेशन 1 करके लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव होने के कारण जो कस्टमाइज MIS तैयार करना पड़ता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज MIS तैयार करना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है MIS को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है MIS को डिज़ाइन और जो है वहाँ पे MIS को डिज़ाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद लास्ट वाला S का मतलब क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। तो स्टाफ कॉपरेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो स्टाफ, तीसरे S से स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ इज क्रूशियल प्रॉब्लम। तो देख सकते हो, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो क्योंकि MIS में जो है स्टाफ का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता पूरी तरह से, इसीलिए डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है सिस्टम को, MIS सिस्टम को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। तो रेजिस्टेंस टू चेंज जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था, स्टाफ जो है उसका माइंडसेट होता है कि वो जिस तरह का काम करना चाहती है उसको मतलब उस तरह के काम में कोई बदलाव नहीं चाहती है, उसको सेम टू सेम वही काम करने की आदत होती है, वो डरती है किसी भी तरह के बदलाव से। इसकी वजह से यहाँ पे बोलता है कि स्टाफ कोऑपरेट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि MIS में स्टाफ का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता पूरी तरह से, इसीलिए डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है सिस्टम को। इसका उपाय है कि मैनेजमेंट को स्टाफ के बीच कोऑपरेटिव कल्चर क्रिएट करना चाहिए और लेक्चर्स वगैरह सब और पिक्चर्स वगैरह सब दिखाकर अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, MIS की यूटिलिटी का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS में पहला हम लोगों ने देखा
देखा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं होता है। फिर सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम, एस का मतलब देखा सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम होता है। थर्ड वाला हम लोगों ने देखा कोई स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है। और फोर्थ वाला देखा है स्टाफ से कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है। तो 4 प्रकार के कंस्ट्रेंट्स हैं ऑपरेटिंग MIS में, कंस्ट्रेंट्स इन ऑपरेटिंग MIS। पहला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि सब सिस्टम सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम, सब सिस्टम सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम। तीसरा हम लोगों ने देखा नॉन स्टैंडर्डाइजेशन नॉट अवेलेबल, तो स्टैंडर्डाइजेशन कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता जिसके बेसिस पे हम लोग जो है डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ, तो स्टाफ जो है कॉपरेशन नहीं करता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है, और चौथा हम लोगों ने देखा जो स्टाफ से कॉपरेशन नहीं मिल पाता है। तो ये 4 प्रकार के कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS ऐसा बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस, MIS को ऑपरेट करने की क्या क्या मेजर लिमिटेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, आप छोटा सा लिखा हुआ देख सकते हो कि ISQT इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज। तो यहाँ पे अगर इससे लिमिटेशन क्या है कि इस QT इग्नोर, तो आप जो ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हो उसको पहले QT कहा जाता था, क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इस QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज, तो पहला आई का मतलब पहला पॉइंट आपका हो गया। पहले पॉइंट के सामने में जो लिमिटेशन ऑफ MIS है आई लिख सकते हो, उसके बाद दूसरे पॉइंट के सामने में S लिख सकते हो, दूसरे पॉइंट के सामने में S लिख सकते हो, उसके बाद तीसरे पॉइंट में Q लिख सकते हो Q, और चौथे पॉइंट में T लिख सकते हो। इस QT हमारा चौथा पॉइंट था QT हो गया। उसके बाद 5वां पॉइंट में इग्नोर है, 6ठा पॉइंट में अनस्ट्रक्चर्ड है, और 7वां पॉइंट में कल्चर है, और 8वां पॉइंट में चेंज है। तो आप इसका मीनिंग लगा सकते हो कि क्या QT इग्नोर करता है अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज को, तो ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन। तो आई से हमारा क्या हो गया, आई से हमारा पहला पॉइंट हो गया, आई से हमारा पहला पॉइंट हो गया। हम पहले पॉइंट को देखते हैं, आई का मतलब यहाँ पे इनपुट, आई का मतलब यहाँ पे इनपुट, तो आई का मतलब आप लिख सकते हो इनपुट। इनपुट की जो है क्वालिटी से प्रोसेस की क्वालिटी से, और मतलब इनपुट की क्वालिटी से प्रोसेस की क्वालिटी डिपेंड करती है, और आउटपुट उससे डिपेंड करता है। आउटपुट की क्वालिटी से हम लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन यानी कि डिसीजन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है क्वालिटी ऑफ इनपुट जो है वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट को डिसाइड करता है। क्वालिटी ऑफ इनपुट जो है वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड प्रोसेस को डिसाइड करता है। तो MIS में कहा गया है कि जैसा क्वालिटी का इनपुट होगा वैसा क्वालिटी का आउटपुट निकलेगा। अगर बैड इनपुट होगा तो बैड आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट जो है वहाँ हम लोग कहाँ से लेते हैं, TPS से लेते हैं, और साथ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से इनपुट तो लेते ही हैं, साथ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी लेते हैं। तो द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS इज बेसिकली गवर्न बाय क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस। तो इनपुट एंड प्रोसेस की जो है क्वालिटी उस पर जो होती है आउटपुट की क्वालिटी गवर्न करती है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि इनपुट की क्वालिटी पर आउटपुट डिपेंड करता है, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। तो आई से हमारा हो गया इनपुट। एस से बात करते हैं तो नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो एस से सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, इसका एस से सब्स्टिट्यूट हो गया। तो MIS जो है एक इम्पोर्टेंट टूल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, एक टूल होता है, एकमात्र टूल होता है। MIS जो होता है एकमात्र टूल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सब्स्टिट्यूट नहीं करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट को, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट को। इफेक्टिव मैनेजमेंट को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो MIS जो होता है वो तो मात्र एक रिपोर्ट होता है, तो मात्र एक रिपोर्टिंग टूल होता है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकता है, तो दूसरा जो है लिमिटेशन में सब्स्टिट्यूट बताया गया है, बोलता है कि सब्स्टिट्यूट नहीं करता है इफेक्टिव MIS को। हर फंक्शनल एरिया में मैनेजमेंट को खुद का जजमेंट जरूरी होता है। तो MIS रिपोर्ट के देखने के बाद हर एक फंक्शनल एरिया में मैनेजमेंट को खुद का दिमाग लगाना भी जरूरी होता है, यानी कि खुद का जजमेंट जरूरी होता है। तो आई का मतलब हम लोगों ने देखा इनपुट, एस का मतलब हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूट, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसके बाद फिर इज QT, हम लोग क्यू का मतलब देखते हैं।
तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है क्विकली अपडेट करने के लिए, क्विक अपडेशन के लिए कैपेबल नहीं होता है क्विक अपडेशन। तो क्यू से हमारा क्विक अपडेशन हो गया, क्विक अपडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू से क्विक अपडेशन। तो चेंजिंग वातावरण के साथ जो खुद को अपडेट करने की जो है कैपेबिलिटी नहीं होती है इसमें, इसीलिए अक्सर MIS उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो वाइबल ओवर द टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि क्विक अपडेट करने की कैपेसिटी जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण नहीं होती है। तो क्यू से हमारा क्विक अपडेशन, क्यू से क्विक अपडेशन। उसके बाद टी की बात करते हैं। हमारा टी का मतलब क्या हो गया, टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेज। तो कोई टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेज नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS में कि स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है, कोई बना बनाया पैकेज अवेलेबल नहीं होता है। हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से MIS सिस्टम को बनाना पड़ता है। तो MIS को जो है टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेज अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, जो हर टाइप के डिसीजन के लिए सूटेबल हो। कुछ हद तक हो सकता है लेकिन हर टाइप के डिसीजन के लिए सूटेबल हो, ऐसा कोई टेलर मेड पैकेज नहीं होता है MIS के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इज़ QT तक हम लोगों ने देख लिया, हम लोग रिवाइज करते हुए याद करेंगे। उसके बाद जो है 5वां नंबर पॉइंट है आपका इग्नोर। तो इग्नोर करता है नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो क्वांटिटी वाले डाटा होते हैं केवल उसको ही ये कंसिडर करता है, लेकिन बिना क्वांटिटी वाले जो डाटा होते हैं जैसे मोरल, इथिक्स, एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ों को ये कंसिडर नहीं कर पाता है। MIS जो है इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाता है, यानी कि नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को ये जो है कंसिडर नहीं कर पाता है, यानी कि इग्नोर करता है। तो इग्नोर इज़ QT इग्नोर, तो इग्नोर कर देता है नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को। मोरल, इथिक्स, एटीट्यूड जैसे कई नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर देता है MIS डिसीजन मेकिंग में, जिसके कारण जो है इफेक्टिव डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि MIS यूज़फुल नहीं हो पाता है उतना अनस्ट्रक्चर्ड के लिए या नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो रूटीन टाइप का डिसीजन नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका कॉस्टिंग का प्रॉब्लम जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो MIS यूज़फुल नहीं हो पाता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो रूटीन टाइप का जो डिसीजन नहीं है, ठीक है, प्री प्रोग्राम नहीं है, प्री नोन नहीं है। उसके बाद कल्चर की बात करते हैं। कल्चर क्या बोलता है, जो यहाँ पे बोलता है इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाता है MIS का, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रखने का कल्चर मतलब जो है इन्फॉर्मेशन रखने का कल्चर है लेकिन शेयर करने का कल्चर नहीं है। तो जहाँ पर शेयर करने का कल्चर नहीं है इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पे जो है MIS की इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है। तो शेयर करने का कल्चर, तो कल्चर से शेयरिंग कल्चर, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर, कल्चर से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे MIS का जो है वो इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं चेंज में हम लोग देखते हैं MIS का इफेक्टिवनेस वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है जहाँ पर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है टॉप मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या फिर जो है ऑपरेशनल टीम में। तो टॉप मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या ऑपरेशन टीम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है और उसमें बराबर से चेंज होते रहता है, फ्रीक्वेंटली बदलते रहता है इन लोगों का जो है सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या टॉप मैनेजमेंट या ऑपरेशनल टीम। मतलब कि जिस स्टेट की सरकार बार बार गिरती है और बार बार बदलती है वो स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसी तरह से यहाँ पे चेंज की बात कर रहा है कि MIS का इफेक्टिवनेस वहाँ पे जो है रिड्यूस हो जाता है जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंज होते रहता है टॉप मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या फिर ऑपरेशनल टीम में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लिमिटेशन को अब हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इज़ QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड कल्चर चेंज। तो आई का मतलब क्या हो गया था, इनपुट बैड आउटपुट,
एस का मतलब क्या हो गया था, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। उसके बाद क्यू का मतलब हम लोगों ने देखा था कि क्विक अपडेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्विक अपडेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। टी का मतलब हम लोगों ने देखा था कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है, कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने इग्नोर का मतलब देखा था कि नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड में देखा था हम लोगों ने कि MIS यूज़फुल नहीं हो पाता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए। कल्चर में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर का कल्चर नहीं है जहाँ पर, वहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। और चेंज मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, टॉप मैनेजमेंट में या ऑपरेशनल टीम में बराबर चेंज आते रहते हैं तो जो MIS उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ये सारे MIS के लिमिटेशन है स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में। थर्ड टाइम हम लोग देखते हैं आई से मतलब इनपुट, बैड इनपुट मतलब बैड आउटपुट, एस से मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, क्यू का मतलब नॉट क्विक अपडेशन की जो है यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं होती है, टी का मतलब कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद इग्नोर का मतलब जो है नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करता है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जो है अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए यूज़फुल नहीं होता है। उसके बाद कल्चर मतलब देखा कि जहाँ पे शेयरिंग का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कल्चर नहीं है वहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। और चेंज का मतलब हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या ऑपरेशनल टीम में बराबर से चेंज यानी कि बदलाव आते रहता है, वहाँ पे MIS उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो आई का मतलब हम लोगों ने देखा बैड इनपुट बैड आउटपुट, एस का मतलब हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, क्यू का मतलब हम लोगों ने देखा कि क्विक अपडेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, टी का मतलब देखा कि कोई टेलर मेड पैकेज अवेलेबल नहीं होता है MIS के लिए, और इग्नोर का मतलब हम लोगों ने देखा नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब हम लोगों ने देखा कि MIS यूज़फुल नहीं हो पाता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के लिए। कल्चर का मतलब हम लोगों ने देखा इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है MIS की रखने की, जहाँ पे जो है शेयरिंग का कल्चर जो होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का वो नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा चेंज का मतलब कि जहाँ पर फ्रीक्वेंट चेंज होते रहता है टॉप मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या ऑपरेशनल टीम में, वहाँ पर इफेक्टिवनेस जो है डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने MIS कवर किया। तो आप यहाँ पे पॉज करके कैरेक्टरिस्टिक्स, मिसकंसेप्शन, प्रीरिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS, इवैल्यूएशन और उसके बाद कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS और लिमिटेशंस, इन सारी चीज़ों को यहीं पे पॉज करके बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करो। और जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आते हैं क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल में भी क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल से बताया और स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में ही बताया है, इसलिए आप स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हो या फिर बैक करके यहाँ पे सुन भी सकते हो। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप कलर पेन लेके हाथ में कम से कम 2 प्रकार का कलर पेन हाथ में लेके बैठो और आपकी जो नज़रें हैं वो पूरी तरह से स्टडी मटेरियल पर टिकी होनी चाहिए और आपके हेडफोन से आप ज़्यादा कोशिश करो सुनने की, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल ज़्यादा हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। तो यहाँ पे आप गरम मसाला मूवी का सीन देख रहे होगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें अक्षय कुमार को डिसीजन लेने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसमें अक्षय कुमार को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डिसीजन लेने में, और उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जॉन अब्राहम होता है, लेकिन वो भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इसलिए ये फंस जाता है, पकड़ा जाता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहले हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ बातें देखते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, डिसीजन करने में सपोर्ट करता होगा, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बिना कंप्यूटर के नहीं होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटी में सपोर्ट करता है। MIS जरूरी नहीं है कि कंप्यूटराइज ही हो, लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो ये कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करता है। ये एक इंटरैक्टिव सिस्टम बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर है। ये एक ISB है। ये एक क्या है, इंटरैक्टिव सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
तो यहाँ पे इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करो इस बात को, आपको ISB है ये एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। ये वर्ड आपको लिखना है एग्जाम में, जब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको लिखने आएगा तो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, ये बात आपको ज़रूर से लिखनी है। तो ये एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को और पर्सनल नॉलेज से एक बिजनेस मॉडल तैयार करता है। तो ये इस कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से जो है वो लिए जाते हैं और उसका जो नॉलेज लिया जाता है, इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। ये कहाँ से लेता है, ये भी TPS और MIS से लेता है इंफॉर्मेशन। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंफॉर्मेशन को लेकर साथ में पर्सनल नॉलेज को लेकर, यानी कि अपना ब्रेन को भी लगाकर एक बिजनेस मॉडल तैयार करता है, एक बिजनेस मॉडल तैयार करता है, ठीक है। तो याद रहे, एक बिजनेस मॉडल तैयार करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लेकर और साथ में पर्सनल नॉलेज का यूज़ करते हुए ये एक बिजनेस का मॉडल तैयार करता है। उस बिजनेस के मॉडल से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो क्या करता है, उस बिज़नेस मॉडल से, उस बिज़नेस मॉडल का जो स्ट्रक्चर तैयार करता है उसी से प्रॉब्लम को जान पाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन लेने में मदद करता है। इनफैक्ट ये डिसीजन मेकिंग का एक टूल है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन मेकिंग का एक टूल है। ये टूल मैनेजमेंट को सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि नॉन रूटीन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, तो ऐसा प्रॉब्लम जो प्री डिफाइंड, प्री नोन या प्री प्रोग्राम्ड नहीं है, ऐसी चीज़ों के डिसीजन लेने में इसका हेल्प लिया जाता है। ऐसे चीज़ों के डिसीजन में जो अनयूजुअल है, हमेशा होने वाला नहीं है या हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कभी कभार होता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है यानी कि नॉन रूटीन या नॉन प्रोग्राम है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग टूल है ये नॉन रूटीन और नॉन प्रोग्राम, बोलो तो सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो डिसीजन मेकिंग में के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मतलब मैनेजमेंट को इफ़ एंड बट सब बताकर सेट ऑफ कैपेबिलिटी देता है जिससे वो अपना जजमेंट लगाकर इन्फॉर्मेशन चुन लेता है। मतलब अगर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, सारे इफ़ एंड बट का कॉम्बिनेशन तैयार करके मैनेजमेंट के सामने ये बिजनेस मॉडल जो होता है, ये जो टूल होता है डिसीजन मेकिंग का, वो सारे इफ़ एंड बट को बताकर, सेट ऑफ कैपेबिलिटी जो है सारे इफ़ एंड बट को बताकर और आपकी कैपेबिलिटी को बताकर वो क्या करता है, सारे जो है सब चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके रख देता है और उसमें से जो है आपको एक चुन लेना होता है मैनेजमेंट को। ये ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, ना कि मीन्स देता है उस डिसीजन को रिप्लेस करने का। ये इंसान को केवल सपोर्ट करता है, जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो ये आपको केवल सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जॉन अब्राहम की तरह केवल सपोर्ट करता है अक्षय कुमार को, क्योंकि जब अक्षय कुमार डिसीजन तो एक्चुअली अक्षय कुमार को ही लेना होता है मूवी में भी, ठीक है। तो ये ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, ना कि मीन्स देता है उस डिसीजन को रिप्लेस करने का। एक डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट को, सोचने का एक नज़रिया देता है, ठीक है, सोचने का एक नज़रिया देता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सोचने का एक नज़रिया देता है डिसीजन मेकिंग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा, ये कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करता है। ये इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशन और पर्सनल जो नॉलेज होता है उससे एक बिजनेस मॉडल तैयार करता है। उस बिजनेस मॉडल से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन लेने में मदद करता है। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग का यह एक टूल है। ये टूल जो है मैनेजमेंट को सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि नॉन रूटीन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिसीजन लेने में हेल्प करता है इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट को सारे इफ एंड बट बताकर एक सेट ऑफ कैपेबिलिटी तैयार करके देता है, जिससे वो अपने हिसाब से अपना जजमेंट लगाकर उस जो कैपेबिलिटी इफ एंड बट वाली होती है उसमें से उसको कंसिडर करते हुए एक डिसीजन लेता है। ये ह्यूमन डिसीजन को सपोर्ट करता है, ना कि मीन्स देता है उस डिसीजन को रिप्लेस करने का। एक
एक डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट को, यानी कि सोचने का नज़रिया देता है, सोचने का नज़रिया देता है। तो इसके बाद यहाँ पे पुरानी वाली स्टडी मटेरियल में प्लानिंग लैंग्वेज नहीं बताया गया था, पुरानी वाली स्टडी मटेरियल में जो है कंपोनेंट के रूप में बताया गया था प्लानिंग लैंग्वेज को, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग लैंग्वेज को अलग से बताया गया है। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट होता है, जब वो पूछा जाएगा तो उसमें एक प्लानिंग लैंग्वेज भी आपको लिखना है, क्योंकि प्लानिंग लैंग्वेज भी कंपोनेंट होता है। लेकिन क्योंकि स्टडी मटेरियल में, नई वाली स्टडी मटेरियल में, यानी कि नवंबर 2015 वाली स्टडी मटेरियल में, और मेरे हाथ में जो है वो जनवरी 2010 एडिशन वाला जो स्टडी मटेरियल है, उसके हिसाब से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बताने के तुरंत बाद प्लानिंग लैंग्वेज को बता दिया गया है। प्लानिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए सिस्टम से इंटरैक्ट करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग का टास्क परफॉर्म करने के लिए सिस्टम से इंटरैक्ट करना पड़ता है। जिस लैंग्वेज में हम इंटरैक्ट करते हैं उसी को प्लानिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जिस लैंग्वेज में हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है टूल से इंटरैक्ट करते हैं उसी को प्लानिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्लानिंग लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, प्लानिंग लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, पहला जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और दूसरा स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। पहला जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और दूसरा स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। जो जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज होता है वो रूटीन टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे बजटिंग, फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली जो है रूटीन टास्क परफॉर्म करने के लिए बराबर से जो टास्क हम लोगों को करना रहता है, जैसे बजटिंग करना रहता है, कैपिटल बजटिंग, डिमांड फॉरकास्ट जो है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यानी कि बजटिंग फॉरकास्ट के लिए, बजटिंग फॉरकास्ट एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा करना है कितना नहीं, जनरली इस टाइप के रूटीन टाइप के डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए जिस भाषा का, जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है डिसीजन मेकिंग टूल में, उसको हम लोग जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल टास्क को परफॉर्म करता है, इसीलिए हम लोग इसको जनरल पर्पस बोलते हैं। जैसे कि स्प्रेडशीट पर कई प्रकार के जो है वो काम किए जा सकते हैं, स्प्रेडशीट पर कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने जाना। स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो बोलता है लिमिटेड या स्पेशल पर्पस के लिए ये तैयार किया जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड होता है, इसीलिए जनरल पर्पस से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। कुछ मतलब जनरल पर्पस जो है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी स्पेशल के लिए जो है वो लिखा जाता है, तो लिमिटेड या स्पेशल पर्पस के लिए तैयार किया जाता है, लिमिटेड या स्पेशल पर्पस के लिए तैयार किया जाता है ये लैंग्वेज, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस बेस्ड होता है, इसीलिए जनरल पर्पस से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है अपने एरिया में। ठीक है। और कुछ स्टैटिकल लैंग्वेज जैसे कि सैप, SPSS, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, SAS और SPSS कुछ इसके एग्जाम्पल है, बस आपको इतना याद रखना है, सैप और SPSS इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने जाना। प्लानिंग लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। तो दो प्रकार का प्लानिंग लैंग्वेज होता है, इसके बारे में हम लोग ने जाना। बहुत आसान था, टॉपिक था। अब हम लोग बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं। हर लेवल पर जो है, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनो तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। हर लेवल पर मतलब ऑल लेवल, हर लेवल पर ग्रुप डिस्कशन अडॉप्ट करता है। ये क्या करता है? हर लेवल पर ग्रुप डिस्कशन अडॉप्ट करता है, ताकि डिसीजन फोकस और ईजी टू यूज़ वाले स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का EDM कर सके, ताकि डिसीजन फोकस्ड हो और इजी टू यूज़ वाले, आसानी से इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का EDM कर सके। यहाँ पे E का मतलब इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर नहीं है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में EDM का मतलब एक्सटेंडेबल, दूसरा डिसीजन मेकिंग और तीसरा मैनेजमेंट जजमेंट आएगा। अब मैंने क्या बोला उसको मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ पेन लेके नोट डाउन कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर गिवन एज फॉलोज करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? हर लेवल पर। तो पहला पॉइंट है ऑल लेवल। पहला पॉइंट में आप लिखो ऑल लेवल, ऑल लेवल। उसके बाद हर लेवल पर ग्रुप डिस्कशन। तो दूसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। दूसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन।
फिर तीसरा हम लोगों ने देखा ग्रुप डिस्कशन हर लेवल पर अडॉप्ट करता है। तो तीसरा पॉइंट है फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल। फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल, तीसरा पॉइंट है हमारा फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल। उसके बाद चौथा पॉइंट है तो हर लेवल पर ग्रुप डिस्कशन अडॉप्ट करता है ताकि डिसीजन फोकस। तो तीसरा पॉइंट है हमारा डिसीजन फोकस्ड, डिसीजन फोकस्ड, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा डिसीजन फोकस्ड। और उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा डिसीजन फोकस्ड। पांचवा पॉइंट है हमारा इजी टू यूज़। तो हर लेवल पर ग्रुप डिस्कशन अडॉप्ट करता है ताकि डिसीजन फोकस्ड और इजी टू यूज़। तो पांचवा पॉइंट है हमारा इजी टू यूज़। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा इजी टू यूज़। तो पहला पॉइंट हो गया ऑल लेवल, दूसरा पॉइंट हो गया ग्रुप डिस्कशन, तीसरा पॉइंट हो गया फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल, और उसके बाद चौथा पॉइंट हो गया डिसीजन फोकस्ड, और पांचवा पॉइंट हो गया इजी टू यूज़। और उसके बाद इजी टू यूज़ वाले स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। तो हमारा छठा पॉइंट हो गया स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। छठा पॉइंट क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का, तो जैसा कि मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का एक बात और यहाँ पे लिखना है हम लोगों को, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का यूज़र फ्रेंडली तरीके से। तो यूज़र फ्रेंडली, सातवां पॉइंट हमारा हो गया यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। सातवां पॉइंट हमारा हो गया यूज़र फ्रेंडली, सातवां पॉइंट यूज़र फ्रेंडली। और उसके बाद यूज़र फ्रेंडली तरीके से EDM। तो उसके बाद हम लोगों का आठवां पॉइंट हो गया एक्सटेंडेबल, E से एक्सटेंडेबल, D से डिसीजन मेकिंग, D से डिसीजन मेकिंग, और M से मैनेजमेंट्स जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट्स जजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट हुआ ऑल लेवल, दूसरा पॉइंट हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन, तीसरा पॉइंट हुआ हमारा फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल, चौथा पॉइंट हो गया हमारा डिसीजन फोकस्ड, पांचवा पॉइंट हो गया हमारा इजी टू यूज़, छठा पॉइंट हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, सातवां पॉइंट हो गया यूज़र फ्रेंडली, और उसके बाद आठवां पॉइंट एक्सटेंडेबल, नौवां पॉइंट डिसीजन मेकिंग, और 10वां पॉइंट मैनेजमेंट जजमेंट। 10वां पॉइंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो है वो 10 पॉइंट आएंगे हमारे। अगर 10 पॉइंट के जो मैंने कीवर्ड्स लिखवाए हैं उसको एक साथ पढ़ो तो ऑल लेवल पर ग्रुप डिस्कशन अडॉप्ट करता है ताकि डिसीजन फोकस्ड और इजी टू यूज़ वाले स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का जो यूज़र फ्रेंडली तरीके से एक्सटेंडेबल, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट जजमेंट यानी कि EDM किया जा सके। तो ऑल लेवल, तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS में 10 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट बोलता है ऑल लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो DSS जो होता है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हर एक लेवल के मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS में देखा हम लोगों ने ऑल लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा ग्रुप डिस्कशन। तो इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने में ग्रुप को हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने देखा ग्रुप डिसीजन, तो यहाँ पे बोलता है कि इंडिविजुअल डिसीजन से बेटर ये ग्रुप डिसीजन पे हेल्प करता है, मतलब ओवरऑल बेसिस पे डिसीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय, किसी एक इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने में एज ए ग्रुप हेल्प करता है, एज ए ग्रुप हेल्प करता है। तो ग्रुप डिसीजन, ठीक है, इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने में ग्रुप को एज ए ग्रुप हेल्प करता है, ठीक है। तो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ग्रुप डिस्कशन। बड़े पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा, बड़े पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। आपको जो है अपना पेशेंस से ध्यान देना पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल। तो फ्लैक्सीबल एंड अडेप्टेबल, कोई जो है पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से इसको यूज़ कर सकता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ बदलने के लिए इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। MIS में तो नहीं थी इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे रोबोट मूवी में रोबोट को हर एक कोई अपने अपने स्टाइल से यूज़ करता था, तो ठीक है, तो वैसे ही आपने देख सकते हो यहाँ पे कि कोई पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से यूज़ कर सकता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ बदलने के लिए इसमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। चौथा पॉइंट हमारा डिसीजन फोकस्ड। डाटा एंड इंफॉर्मेशन का जो है, डाटा और इन्फॉर्मेशन का जो है यहाँ पे
जो है बंच के बदले में ये डिसीजन लेने में फोकस करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन का बंच बना कर दे देता है कि लो, नहीं, वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, केवल बंच बनाकर नहीं दे देता है, ये एक्चुअली में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, डिसीजन फोकस्ड, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का बंच बनाने में नहीं बल्कि डिसीजन लेने में फोकस करता है। तो डिसीजन फोकस्ड चौथा पॉइंट हमारा हो गया डिसीजन फोकस्ड। पांचवा पॉइंट हमारा है इजी टू यूज़, ये यूज़ करने में आसान होता है, मतलब इसे यूज़ करने के लिए यूज़र को कोई कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करने में आसान होता है, ईजी टू यूज़, यानी कि जो है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम वगैरह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये आसान होता है यूज़ करने में। और एक पॉइंट हमारा आने वाला है यूज़र फ्रेंडली भी आने वाला है, ठीक है। तो इजी टू यूज़ के बाद अगला पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जो है DSS कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या लगा हुआ, कैन बी, मतलब DSS सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड के लिए तो हेल्पफुल होता ही है, साथ में स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो DSS कैन बी यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, तो DSS को स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सातवां पॉइंट, यूज़र फ्रेंडली। DSS जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, शुड बी यूज़र फ्रेंडली। तो मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए, तो DSS यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और इजी टू यूज़, तो एक पॉइंट हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद है EDM, ई से एक्सटेंडेबल, ठीक है। तो DSS जो है एक्सटेंडेबल होना चाहिए ताकि वातावरण में चेंजेस आए उसके हिसाब से हम जो है इसको एक्सटेंड कर सकें, DSS एक्सटेंडेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर नौवां पॉइंट हमारा आता है डिसीजन मेकिंग, डी से डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे बोलता है कि कम्युनिकेट डिसीजन या ट्रेनिंग नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे डिसीजन को कम्युनिकेट करने या ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग DSS का इस्तेमाल ना करके डिसीजन मेकिंग में वास्तव में इसको इन्वॉल्व करना पाए चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने वाला होना चाहिए, ना कि केवल ट्रेनिंग के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो है, जो किसी को डिसीजन कम्युनिकेट करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसको एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करोगे। उसके बाद फिर लास्ट वाला M का मतलब हो गया मैनेजमेंट जजमेंट, जहाँ पर मैनेजर के जजमेंट में जो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वहाँ पर DSS का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो जब आप जजमेंट ले रहे हो एज ए मैनेजर, जब आप जजमेंट ले रहे हो तो आपके जजमेंट में DSS का भी इम्पैक्ट दिखना चाहिए, आपके जजमेंट में DSS का भी इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो लास्ट वाला पॉइंट है आपके जजमेंट में भी DSS का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑल लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ग्रुप डिस्कशन, इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने में ग्रुप को हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, कोई पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से इसको यूज़ कर सकता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ बदलने के लिए ये इनफ फ्लेक्सिबल होता है। डिसीजन फोकस, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का जो है बंच बनाने में नहीं बल्कि डिसीजन लेने में ये फोकस करता है। ईजी टू यूज़, ये यूज़ करने में आसान होता है, मतलब इसको यूज़ करने के लिए यूज़र को कोई कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, DSS को स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र फ्रेंडली, DSS जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। एक्सटेंडेबल, DSS जो है एक्सटेंडेबल होना चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को कम्युनिकेट करने में या ट्रेनिंग देने में नहीं बल्कि जो है डिसीजन मेकिंग में जो है डिसीजन में DSS का इस्तेमाल होना चाहिए। मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट का कोई भी जजमेंट हो उसमें जो DSS का इम्पैक्ट जो है वो दिखना चाहिए, DSS का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो ऑल लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ना केवल टॉप मैनेजमेंट को बल्कि मिडिल और लोअर लेवल को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑल लेवल ग्रुप डिसीजन, तो इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने में ग्रुप को हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, कोई पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से इसको यूज़ कर सकता है और जो है चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ बदलने के लिए ये इनफ फ्लेक्सिबल होता है। डिसीजन फोकस, डाटा और इन्फॉर्मेशन का जो है बंच बनाने में नहीं बल्कि डिसीजन लेने में ये फोकस करता है। ईजी टू यूज़, ये यूज़ करने में आसान होता है, मतलब इसको यूज़ करने के लिए यूज़र को कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, DSS को यहाँ तक जो है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र फ्रेंडली, DSS यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। एक्सटेंडेबल, DSS एक्सटेंडेबल होना चाहिए और वक्त के साथ साथ जो है वो डेवलप होना चाहिए उसका।
फिर डिसीजन को कम्युनिकेट करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग में डीएसएस का इस्तेमाल होना चाहिए। मैनेजमेंट जजमेंट, जहाँ पर मैनेजमेंट का जजमेंट लगे वहाँ पर डीएसएस का इम्पैक्ट जो है वो दिखना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा, पहला ऑल लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर ग्रुप डिस्कशन, इंडिपेंडेंट टास्क पर इंडिविजुअल को हेल्प करने के बजाय ओवरऑल डिसीजन लेने के लिए एज ए ग्रुप हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, कोई पार्टिकुलर मैनेजर अपने स्टाइल से इसको यूज़ कर सकता है और चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ बदलने के लिए इसमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसीजन फोकस्ड, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का बंच बनाकर नहीं देता, बल्कि डिसीजन लेने में फोकस करता है, डिसीजन लेने में बिलीव करता है, बंच बनाने में नहीं। फिर हम लोगों ने ईजी टू यूज़ करने में आसान होता है, मतलब इसको यूज़ करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, डीएसएस को जहाँ तक हो सके स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए जो है भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र फ्रेंडली, डीएसएस आसान होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फिर बोलता है कि एक्सटेंडेबल होना चाहिए और वक्त के साथ साथ विकसित होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेट और ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन में एक्चुअली इन्वॉल्व होना चाहिए। और लास्ट वाला बोलता है 10वां नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट जजमेंट, जहाँ पर भी मैनेजमेंट का जजमेंट हो कंप्यूटर का इस्तेमाल होते हुए, वहाँ पर कंप्यूटर का इम्पैक्ट डीएसएस से दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म किए। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंपोनेंट्स में जो है यूडीपी मॉडल, यूडीपी, तो डिसीजन कंपोनेंट ऑफ डीएसएस, तो उडुपी होटल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उडुपी होटल। तो यूडीपी, उडुपी को हम लोग उडुपी होटल के बदले में मॉडल देखते हैं, तो उडुपी मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कंपोनेंट होता है डीएसएस का, यूडीपी मॉडल, यूडीपी मॉडल, यूडीपी मॉडल। ठीक है, तो यूडीपी, उडुपी होटल जहाँ जहाँ आप लोग देखते हो, खाना भी खाया होगा। ठीक है, तो यूडीपी होटल के बदले में हम लोग मॉडल की बात करते हैं, यूडीपी मॉडल। तो पहला कंपोनेंट होता है, 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं डीएसएस के, 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है यूज़र, पहला जो कंपोनेंट होता है वो यूज़र होता है, यूज़र। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है डाटाबेस, दूसरा कंपोनेंट होता है डाटाबेस, तो डाटाबेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तीसरा कंपोनेंट होता है प्लानिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे प्लानिंग लैंग्वेज जो है पुरानी वाली स्टडी मेटल में ये कंपोनेंट करके ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग लैंग्वेज को देख लिया था। तो तीसरा कंपोनेंट होता है प्लानिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बोला था उस वक्त भी कंपोनेंट में प्लानिंग लैंग्वेज था। ठीक है, और चौथा कंपोनेंट होता है मॉडल बेस, मॉडल बेस मतलब दिमागी होता है बोलो तो प्रोसेसर। ठीक है, तो चौथा कंपोनेंट होता है जो वो मॉडल बेस होता है। तो हम लोग बात करते हैं 4 प्रकार के कंपोनेंट की, 4 प्रकार के कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र। 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, यूज़र, डाटाबेस, प्लानिंग लैंग्वेज और मॉडल बेस। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लानिंग लैंग्वेज जो 2 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये तो पता ही है। और यहाँ पे डाटाबेस में हम लोग देखेंगे 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होता है, फिजिकल, लॉजिकल और एक्सटर्नल। डाटा जो बेस होगा सेकंड नंबर पॉइंट, उसको 3 लेवल पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और पहला जो यूज़र है, यूज़र तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मैनेजर और दूसरा स्टाफ स्पेशलिस्ट यानी कि एनालिस्ट। ठीक है, जो डीएसएस का एनालिस्ट होता है यानी कि एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ डीएसएस की बात करते हैं। सबसे पहले यूज़र के बारे में बताया गया है, आप ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें रिपीट करने लायक कुछ है नहीं, इसकी वजह से मैं इसको एक बार में बताने की कोशिश करता हूँ। यूज़र, तो यहाँ पे बोलता है कि जनरली यहाँ पे मैनेजर यूज़र होता है। ठीक है, जो क्योंकि मैनेजर के पास अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करने के लिए। मैनेजर और स्टाफ स्पेशलिस्ट यानी कि एनालिस्ट, इन 2 क्लास में यूज़र को बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो है जनरली जो है मैनेजर जो होता है वो यूज़र होता है, क्योंकि मैनेजर को अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने होते हैं। डीएसएस से प्रॉब्लम सॉल्व करने को कंप्यूटर बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है, बस प्रॉब्लम को समझने के लिए और सॉल्यूशन का जो है उसके फैक्टर को एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम को समझने की एबिलिटी और सॉल्यूशन के फैक्टर्स को एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंपोनेंट में जो यूज़र हैं, तो पहले प्रकार का यूज़र को मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है। इनको भी ये जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाले को भी जो ये डीएसएस जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली तरीके से यूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। डीएसएस जो है ये इस्तेमाल करते हैं यूज़र फ्रेंडली
तरीके से बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने के बावजूद भी किसी भी लेवल पे जो डीएसएस जो हेल्प करता है वो तो हम लोग देख चुके हैं, ऑल लेवल पे डीएसएस जो है वो हेल्प करता है। तो जो मैनेजर के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और वो यूज़र फ्रेंडली तरीके से डीएसएस का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा हमारा आता है स्टाफ स्पेशलिस्ट, जिसको एनालिस्ट भी कहा जाता है। तो स्टाफ स्पेशलिस्ट जो होता है वो स्टाफ लोग जिसको डिटेल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होती है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डे टू डे वर्क में यूज़ करता है। डिटेल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ तो होती है, साथ में हमारा इंटरनल स्टाफ होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नॉलेज का डे टू डे पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है स्टाफ स्पेशलिस्ट। तो यूज़र में मैनेजर हो गया और दूसरा स्टाफ स्पेशलिस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट जो हमारा यूडीपी का डी की बात करते हैं। डी बोलो तो डाटाबेस। तो डाटाबेस जैसा कि आपको पता है इसमें बहुत सारे फाइल होते हैं, फाइल के अंदर में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर के अंदर में डाटा होते हैं और डाटा जो है ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए रहते हैं ताकि उसका जो है रिट्रीवल वगैरह सब, मॉडिफिकेशन वगैरह सब और प्रोटेक्शन वगैरह सब आसानी से हो सके। डाटाबेस का जो मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम है उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं और जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ओनर होता है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, DBA बोलते हैं उसको, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जब डाटाबेस जैसे ही आप वर्ड सुनते हो तो इतनी सारी बातें जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डाटाबेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस में DSS या तो कई डाटाबेस का इस्तेमाल करता है या उस डाटाबेस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्स से जानकारी कलेक्टेड होती है उसका इस्तेमाल करता है। तो या तो कई सारे डाटाबेस से उठा के लेता है जो उसको चाहिए, नहीं तो फिर एक अलग ही डाटाबेस होता है जिसमें वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्स की जानकारियाँ जो है वो कलेक्टेड करके रखी रहती है। इन डाटाबेस की सहायता से रूटीन या नॉन रूटीन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। रूटीन बोलो तो आपका स्ट्रक्चर्ड और नॉन रूटीन बोलो तो अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इन डाटाबेस की सहायता से जो रूटीन या नॉन रूटीन दोनों प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट यानी कि आउटसाइड द बाउंड्री से डाटा का कलेक्शन करना और मैनेजमेंट करना। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है ना, जो बाउंड्री है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें नहीं, बाहर की बातें भी, बाहरी दुनिया की बातें भी, जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या कंपटीशन है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, पब्लिक के विचार क्या है, पब्लिक का झुकाव किस ओर है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो डाटाबेस में इस तरीके से हम लोगों ने देखा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया गया है जो आउटसाइड इन्वायरमेंट से, जो यानी कि एक्सटर्नल का मतलब डाटा अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है मार्केट में, इंडस्ट्री में कंपटीशन क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन और अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह सब क्या है, ठीक है। तो इसके साथ साथ डाटाबेस जो होता है इसका, उसके साथ साथ में कुछ इंटरनल सोर्स से भी डाटा कलेक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। DSS जो है इंटरनल सोर्स से भी डाटा कलेक्ट करते हैं। DSS की एक और खासियत होती है कि ये एडिशनल डाटाबेस भी तैयार कर सकता है। नॉर्मल कोर्स के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वगैरह से लिए जाते हैं या फिर किसी दूसरे सिस्टम से लिए जाते हैं, और बाकी जो है एडिशनल डाटाबेस भी ज़रूरत पड़ने पे ये क्रिएट कर सकता है। मतलब जितना इन्फॉर्मेशन इसके डाटाबेस में है उसके अलावा भी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए वो एडिशनल डाटाबेस भी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर बोलता है कि अदर सब सिस्टम के डाटा को भी कैप्चर करके यूज़ कर सकता है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल वगैरह सब के डाटा। तो अदर सब सिस्टम के डाटा को भी यानी कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पर्सनल वगैरह सब के डाटा को भी कैप्चर करके इस्तेमाल कर सकता है। मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के डाटा को भी उठा कर ये इस्तेमाल कर सकता है। एजम्पशन जितने भी होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से लिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट का रेट, वैकेंसी का रेट, मार्केट प्राइस, लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट साइज,
ये सारे जितने भी एजम्पशंस वगैरह सब होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से लिए जाते हैं, वो बाहरी सोर्स से लिए जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से लिए जाते हैं। जितने भी एजम्पशन मान्यताएं होती हैं डीएसएस की, ये बाहरी सोर्स से ली जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट का रेट, वैकेंसी रेट, मार्केट का प्राइस, लेवल ऑफ कंपटीशन वगैरह सब। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस इज़ इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल, 3 लेवल पे डाटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ध्यान रहे, डाटाबेस को 3 लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल लेवल और तीसरा एक्सटर्नल लेवल। 3 लेवल पर डाटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, पहला फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल लेवल और तीसरा एक्सटर्नल लेवल। 3 लेवल पर डाटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिजिकल लेवल का मतलब हार्ड डिस्क पर स्टोरेज करना और मैनेजमेंट करना डाटा को कुछ इस तरह से कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक्सेस कंट्रोल किया जा सके, इसी को फिजिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना कहते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसके हार्ड डिस्क पर स्टोर करता है डाटा को और मैनेज करता है डाटा को, कुछ इस तरह से स्टोर और मैनेज करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर अपना एक्सेस कंट्रोल लगा सके, ताकि उसको सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, तो जो हार्ड डिस्क पर स्टोरेज करके मैनेज करना, फिजिकल लेवल कंट्रोल जो है लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है डाटाबेस का। दूसरा लॉजिकल लेवल पे प्रोफेशनल प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, जिसके पास लॉजिकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोफेशनल प्रोग्रामर ही करता है, जिसके पास पूरा नॉलेज होता है डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके पास पूरा नॉलेज होता है वो प्रोफेशनल प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है लॉजिकल लेवल पे। ठीक है, डाटा को इसमें लॉजिकली डिज़ाइन वाले टेबल में स्टोर करके रो और कॉलम के बीच जो है रिलेशन बना दिया जाता है। डाटा को लॉजिकली डिज़ाइन करता है प्रोफेशनल प्रोग्रामर, क्या करता है, डाटा को लॉजिकली जो है स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करता है रो और कॉलम में और आपस में उसका रिलेशन बना देता है, जिससे डाटा प्रॉपरली अरेंज हो जाता है लॉजिकल मैनर में। डाटा प्रॉपरली जो है वो अरेंज हो जाता है लॉजिकल मैनर में। उसके बाद एक्सटर्नल लेवल की बात करते हैं। एक्सटर्नल लेवल में बोलता है सभी डाटा को कुछ इस तरह से अरेंज करके डिफाइन किया जाता है कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है कैटेगरी वाइज बट जाए और एक साथ हो जाएं। एक्सटर्नल लेवल पे बोलता है कि सभी डाटा को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि उसको आसानी से डिफ़ाइन किया जा सके, सभी डाटा को डिफ़ाइन किया जा सके और सारे इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज बांटकर इस तरीके से रखते हैं कि एक साथ हो जाए, जिसको स्कीमा कहा जाता है। कैटेगरी वाइज जो है रखना उसको स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा कई सब स्कीमा में डिवाइडेड रहता है और हर सब स्कीमा में रिलेवेंट डाटा रहता है एक मैनेजर का, जो ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है वो डाटा को एक कैटेगरी में डाल दिया और उससे क्या होता है, उसको स्कीमा बोला है उस कैटेगरी को, और उसको भी बहुत सारे सब स्कीमा में, मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो सब स्कीमा जो होता है उसको बांट दिया जाता है और रिलेवेंट डाटा उसमें रखा जाता है, ताकि एक मैनेजर आए जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन का मैनेजर है वो आए और वहाँ से ले सके। तो एक्सटर्नल लेवल पर सभी डाटा को कुछ इस तरह से अरेंज करके डिफाइन किया जाता है कि सारे इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज बांटकर एक साथ हो जाए, जिसको स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा कई सब स्कीमा में डिवाइडेड रहता है। हर सब स्कीमा में जो है रिलेवेंट डाटा रहता है जो मैनेजर ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद जो है तीसरा जो है कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था यूडीपी में, तीसरा कंपोनेंट प्लानिंग लैंग्वेज। तो प्लानिंग लैंग्वेज हम लोग देख चुके थे, 2 प्रकार के प्लानिंग लैंग्वेज देखे थे, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की, जिसको मॉडल बेस कहा जाता है। चौथा कंपोनेंट जो है मॉडल बेस, तो यूडीपी मॉडल। तो ये मॉडल जो है यहाँ पे आपको दिख रही है वो UDP है, UDP, ठीक है, और मॉडल। ठीक है, तो बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल का मतलब प्लानिंग लैंग्वेज जो है उसमें मदद करने के लिए, यानी कि इंटरेक्ट करने के लिए, जिससे हम लोग लैंग्वेज से मतलब एक्चुअली इसी से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मॉडल बोलो तो ब्रेन होता है ये, ठीक है, डीएसएस का ब्रेन होता है, इसी से हम लोग प्लानिंग लैंग्वेज की सहायता से इंटरेक्ट करते हैं। तो प्लानिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जिससे इंटरेक्ट करते हैं वही मॉडल बेस होता है। मतलब ये ब्रेन होता है डीएसएस का, यही इंस्ट्रक्शन लेकर डाटा को मैनिपुलेट और कंप्यूट करता है, यही इंस्ट्रक्शन लेकर डाटा को मैनिपुलेट और कंप्यूट करता है ताकि हमारे काम आ सके। यूज़र से कुछ
जो है यूज़र से जो कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक लेता है, जो इंट्रैक्शन करने टाइम में बेसिक बातें पूछता है कि आपको क्या चाहिए, मार्केटिंग के बारे में चाहिए या सेल्स के बारे में चाहिए, तो मार्केटिंग के बारे में चाहिए, मार्केटिंग के बारे में आपको क्या चाहिए, मार्केटिंग के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट के बारे में चाहिए, एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या चाहिए, तो हमें जो टीवी में ऐड करते हैं उसके बारे में चाहिए। तो वो सारा चीज़ जो है बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेते चला जाता है और उसके बाद क्या बोलता है, यूज़र से कुछ इनपुट और डाटाबेस से कुछ डाटा लेकर अपना ब्रेन यूज़ करता है, यानी कि अपना मॉडल बेस यूज़ करता है, यानी कि अपना प्रोसेसर यूज़ करता है, फिर डिसीजन जनरेट करता है। कई सारे मॉडल बेस होते हैं पर कस्टमाइज्ड होते हैं मेजॉरिटी, कई सारे मॉडल बेस्ड होते हैं जिसमें से मेजॉरिटी जो होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज होते हैं, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं इंडिविजुअली, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिविजुअली डेवलप किए जाते हैं। तो मॉडल बेस्ड जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिविजुअली डेवलप किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ DSS इन अकाउंटिंग। तो ये भी आसान है, इसको भी मैं एक बार ही बोलूँगा। एग्जाम्पल ऑफ DSS इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसके एग्जाम्पल देने के लिए पूछ रहा है हमें। तो पहला जो है एग्जाम्पल बताया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। तो पहला जो है आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो तो बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपका, तो कॉस्ट अकाउंट्स आपका पहला हो गया। दूसरा कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग SFM में पढ़ते हो, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसको पढ़ते हो कैपिटल बजटिंग। तीसरा वाला हो गया आपका बजट वेरिएंस एनालिसिस, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप पढ़ते हो बजट वेरिएंस एनालिसिस जिसको आप बोलते हो, तो तीसरा वाला भी हो गया बजट वेरिएंस एनालिसिस। उसके बाद चौथा हो गया जनरल डिसीजन सपोर्ट, जनरल डिसीजन सपोर्ट। तो जनरल डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आप कहाँ सॉल्व करते हो, कॉस्टिंग में ही सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे तीन चीज़ें तो कंप्लीट डायरेक्टली कॉस्टिंग से आपकी आ गई और एक चीज़ SFM से आ गया। तो एग्जांपल जो है आपका डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम में जो है वो आप अच्छे से ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है इलस्ट्रेशन ऑफ 3 सिस्टम, तो इस तरह से जो बताए गए हैं उसके बारे में, उससे पहले कुछ छोटा सा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इन हाउस डेवलप करते हैं या स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं DSS में, अकाउंटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इन सब एरिया में। कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है, तो जब आप भी एग्ज़ाम में लिखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल लोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया गया है क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो DSS जो है स्प्रेडशीट यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्प्रेडशीट यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए। फिर बोलता है यहाँ पे कई एप्लीकेशन से प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला जा सकता है, पर यहाँ पे केस मिक्स, उसके बाद फिर बोलता है कि स्टाफ शेड्यूल वगैरह से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और मैक्सिमम रेवेन्यू हो उसका डिसीजन मेकिंग में उपयोग किया जाता है। तो वैसे तो वहाँ पे बोलता है कि कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कॉस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेस्ट केस मिक्स क्या होगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफ का शेड्यूलिंग, इन सब को करने के लिए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होते हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज का और मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका डिसीजन लेने में यहाँ पे DSS होता है, वो हेल्प करता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप लोगों ने देखा था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है तो NPV पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से ऊपर आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा NPV पर, डाउन होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, अगर सेल्स 10% से बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, घटता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये मतलब जो सारी चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें जितनी भी आपकी होती हैं, रिलेवेंट कॉस्ट जो भी आपके होते हैं या फिर रिलेवेंट रेवेन्यू जो आपके होते हैं जिसको आपको कंसिडर करना है NPV निकालने में, उसमें अगर
परसेंटेज वाइज या फिर डायरेक्ट फ्लैट चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा एमपीवी पे, वो आपको 1 सेकंड में निकाल के सारे इफ एंड बट को सेंसिटिविटी एनालिसिस में देने वाला जो कैपिटल बजटिंग सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डीएसएस होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। स्प्रेडशीट पे आप इस्तेमाल करते हो कैपिटल बजटिंग सिस्टम में यही है। हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के एनालिसिस के लिए एक टूल की तरह ये काम करता है। हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, कैपिटल बजटिंग में तो आप यही पढ़ते हो, ठीक है, किस अल्टरनेट पे करना है, ठीक है। तो हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एनालिसिस करने के लिए ये सिस्टम एक टूल की तरह काम करता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है डीएसएस, काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एक ऑटोमैन दिया हुआ है। ये ऑटोमैन क्या होता है, ये ऑटोमैन क्या होता है, कोई साउथ इंडियन हीरो होता है क्या ये ऑटोमैन? तो ऑटोमैन को आप अंडरलाइन करो, क्योंकि आप ऑटोमैन को अंडरलाइन करते हुए भी एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमैन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग ऑटोमैन का मतलब ऑटोमेटिक मशीन, मैन का मतलब मशीन को शॉर्ट में बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, डिसीजन लेने के लिए डीएसएस डिज़ाइन किया जाता है। ऑटोमैन में ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, मैन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी मशीन नहीं, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे ये डिसीजन लेने के लिए डीएसएस का डिज़ाइन किया जाता है, उसे ऑटोमैन कहा जाता है। ऑटोमैन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सभी प्रकार के जो है फैक्टर्स होते हैं उसको कंसिडर करता है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव सभी प्रकार के जो है फैक्टर्स को कंसिडर करता है। इस डीएसएस का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग मैनेजर और इंजीनियर्स वगैरह सब जो होते हैं वो आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करते हैं सारे फैक्टर्स को, में से कौन कौन सा फैक्टर है उसको हम लोग डिसीजन मेकर लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज करते हैं। एट ए टाइम ऑटोमैन जो होता है वो 7 अल्टरनेटिव ऑप्शन को एक साथ इवेलुएट कर सकता है। ऑटोमैन जो होता है एट ए टाइम वो 7 अल्टरनेटिव को, 7 ऑप्शंस को एक साथ इवेलुएट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑटोमैन की खासियत होती है। अब हम लोग बात करते हैं बजटिंग वेरिएंस एनालिसिस के सिस्टम के बारे में जो कॉस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ डीएसएस इन अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एग्जाम्पल। तो बजटिंग वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम कॉस्ट कंट्रोल के लिए और मैनेजरियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होता है वो काफ़ी रिले करता है बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पर, ठीक है। डीएसएस सिस्टम से ग्राफ वगैरह कई फॉर्म में बजट वेरिएंस बनाए जा सकते हैं, जिसको एक फॉरकास्टिंग टूल की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डीएसएस कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों में हेल्प करता है। डीएसएस जो हमारा है वो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। जो जनरल डिसीजन, तो बाकी अभी जो हो गया वो जनरल डिसीजन हो गया। जो जनरल डीएसएस होता है वो डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा टूल होता है जो जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो कई टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एनालिसिस किया जा सकता है जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। कई प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है और यहाँ पे जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जनरल डिसीजन सपोर्ट के लिए। फिर बोलता है कि यूज़र इम्पैक्ट डालेगा प्रॉब्लम का और डोमेन जो है स्पेसिफाई करेगा। यूज़र जो है जो इनपुट वगैरह सब जो अपना है वो डालता है, जो इनपुट वगैरह और उसका क्या इम्पैक्ट वो उसको समझ में आया है उसको डालता है और डोमेन स्पेसिफाई करता है। तो डाटाबेस से इंटरनल या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेकर डीएसएस एनालिसिस करके रिपोर्ट देगा डिसीजन सपोर्ट के लिए। इंटरनल या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेकर डीएसएस एनालिसिस करके रिपोर्ट देगा डिसीजन सपोर्ट के लिए। उसके बाद लास्ट में आता है एक्सपर्ट चॉइस करके आप यहाँ पे गौर करके देखो, एक्सपर्ट चॉइस करके कुछ लिखा हुआ है। एक्सपर्ट चॉइस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है डीएसएस का जो सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। तो एक्सपर्ट चॉइस क्या होता है? एक्सपर्ट चॉइस क्या होता है? तो डीएसएस में एक्सपर्ट चॉइस क्या होता है, अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप सोचते रह जाओगे कि बाबा पूछा कहाँ से। तो एक्सपर्ट चॉइस ये एक प्रोग्राम है जो डीएसएस को सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। डीएसएस को भी सपोर्ट करने वाला जो है ये एक्सपर्ट चॉइस एक प्रोग्राम है। डीएसएस को सपोर्ट करने वाला ये एक्सपर्ट चॉइस प्रोग्राम है।
अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस विथ ट्रेडिशनल एमआईएस। ट्रेडिशनल एमआईएस, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि आपका जो सोफ़ा होता है घर पे, वो ज़मीन पे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सोफ़ा को ज़मीन पे रखा हुआ होता है कि मान लो कि सोफ़ा को अगर आप छत से लटका दो, वो भी उल्टा, और आप उस पर उल्टे लटक के बैठे हुए, उस सोफ़ा पे उल्टे लटक के बैठे हुए हो, तो मतलब ऐसा एनालिसिस किया है, ऐसा डिज़ाइन किया है सोफ़ा का कि वो छत पे उल्टा लटका हुआ है और आप उल्टा लटक के उस पर बैठे हुए हो और आप गिरते भी नहीं हो, ठीक है। छत की ओर मत देखो, इधर देखो, ठीक है। तो सोफ़ा, ऐसे सोफ़ा को हम लोग एक नया नाम देते हैं, पोफ़ा। ऐसे सोफ़ा को हम लोग एक नया नाम देते हैं POFA और एनालिसिस डिज़ाइन। तो P से फिलॉसफी, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपको पोफ़ा याद आना चाहिए, P से फिलॉसफी हो गया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है हम लोग ट्रेडिशनल एमआईएस से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो P से फिलॉसफी, O से ओरिएंटेशन, तो ओरिएंट फैन करके आता है ना, तो ओरिएंटेशन। F से फ्लैक्सिबिलिटी और A से एनालिटिकल कैपेबिलिटी। तो पोफा, फिलॉसफी, ओरिएंटेशन, फ्लैक्सिबिलिटी, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, ये 4 पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद AD, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। AD, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। इस तरीके से सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। तो 4 डायमेंशन में हम लोग ट्रेडिशनल MIS से जो DSS है, उसका जो MIS होता है हमारा, उससे 6 प्रकार से हम लोग जो हैं 6 डायमेंशन में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। पोफा, AD, पोफा, एनालिसिस और डिज़ाइन, पोफा, ठीक है। तो आपका जो छत से लटकता हुआ सोफ़ा है, उसी को आपने पोफा बोला, जो ट्रेडिशनल से अलग है, ट्रेडिशनल MIS से वो अलग है, वो आपका DSS की तरह है। तो फिलॉसफी, तो यहाँ पे फिलॉसफी में पहला पॉइंट जो है डिफरेंस का, उसमें हम लोग देखते हैं जो DSS जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड टूल है, इंटीग्रेटेड टूल प्रोवाइड करने का सिस्टम है जो इंड यूज़र को डाटा बेस, मॉडल बेस और प्लानिंग लैंग्वेज से इंटरेक्ट करने को अलाउ करता है, ठीक है। तो DSS जो है इंटीग्रेटेड टूल है जो यूज़र को, इंड यूज़र को, जो अपने DSS अपने सिस्टम में इंड यूज़र को डाटा बेस, मॉडल बेस और प्लानिंग लैंग्वेज से मिलाकर इंटरेक्ट करने को अलाउ करता है। तो पहला फिलॉसफी जो होता है DSS का, फिलॉसफी जो होता है वो बोलता है इंटीग्रेटेड टूल होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल की क्या फिलॉसफी होती है, तो ट्रेडिशनल MIS एक रूटीन टाइप का स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन देता है इंड यूज़र को, यानी कि रूटीन टाइप का रिपोर्ट देता है इंड यूज़र को। तो ट्रेडिशनल MIS की फिलॉसफी ये है कि ये रूटीन टाइप का जो रिपोर्ट देता है। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात करते हैं। DSS जो होता है वो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन होता है, और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है, MIS है जो इंटरनल ओरिएंटेशन होता है। मतलब DSS जो है एक्सटर्नल वातावरण से डील करने के लिए, आपको कंपटीशन से कैसे डील करना है, मार्केट इन्वायरमेंट से कैसे डील करना है, ठीक है, तो उसका जो है ओरिएंटेशन देता है। और जो MIS जो होता है, इस बार आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, यानी कि ये इंटरनल ओरिएंटेशन होता है। तो O से ओरिएंटेशन। उसके बाद F से फ्लैक्सिबिलिटी। DSS जो होता है वो हाईली फ्लैक्सिबल होता है, ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। और MIS के क्योंकि लिमिटेशंस में भी हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं कि कम फ्लैक्सिबल होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल MIS जो होता है रिलेटिवली इनफ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। तो रिलेटिवली इनफ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। तो फ्लैक्सिबिलिटी, तो पोफा का P में आपने देखा कि DSS एक इंटीग्रेटेड टूल प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होता है जो इंड यूज़र को डाटा बेस, मॉडल बेस और लैंग्वेज देता है इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद ट्रेडिशनल में हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल MIS एक रूटीन टाइप का स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन देता है इंड यूज़र को। O का मतलब ओरिएंटेशन देखा, एक होता है एक्सटर्नल ओरिएंटेशन और दूसरा होता है MIS होता है इंटरनल ओरिएंटेशन। फ्लैक्सिबिलिटी, DSS हाईली फ्लैक्सिबल होता है और ट्रेडिशनल MIS रिलेटिवली जो होता है इनफ्लैक्सिबल होता है। और पोफा का A मतलब एनालिटिकल कैपेबिलिटी। DSS में क्योंकि मॉडल बेस होता है, यानी कि ब्रेन होता है DSS के पास खतरनाक तरीके वाला, इसीलिए DSS जो होता है ज़्यादा एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है DSS में। लेकिन MIS में जो होता है लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि MIS तो एक रिपोर्ट होता है तो उसमें लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है। और उसके बाद पोफा के बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो A का मतलब क्या हो गया यहाँ पे एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि AD का एनालिसिस मतलब क्या हो गया कि इम्फेसिस किया जाता है जो है DSS में, वो डिसीजन पे इम्फेसिस किया जाता है।
टूल जो होता है उसका डिसीजन प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एनालिसिस करता है, डिसीजन पे एनालिसिस करता है डीएसएस। लेकिन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो है उस पर आपका एमआईएस जो है वो एनालिसिस करता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर एनालिसिस करता है एमआईएस। और डिसीजन पर जो है, डिसीजन प्रोसेस पर जो है एम्फेसिस करने वाला टूल है डीएसएस। उसके बाद डिज़ाइन, तो यहाँ पे जो होता है सिस्टम डिज़ाइन जो होता है इंटरैक्टिव प्रोसेस डिज़ाइंड होता है। तो इंटरैक्टिव प्रोसेस, तो लैंग्वेज से, मॉडल बेस से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं ना, तो सिस्टम डिज़ाइन जो है डीएसएस में इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। और ट्रेडिशनल में जो होता है वो सिस्टम डेवलपमेंट बेस्ड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है ट्रेडिशनल एमआईएस में वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। तो फिलॉसफी में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला फिलॉसफी में डीएसएस का देखा हम लोगों ने। डीएसएस इंटीग्रेटेड टूल प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होता है जो इन यूज़र को डाटाबेस, मॉडल बेस और प्लानिंग लैंग्वेज के साथ इंटरैक्ट करने का परमिशन देता है। और दूसरा ट्रेडिशनल एमआईएस में हम लोगों ने देखा कि फिलॉसफी होती है कि ट्रेडिशनल एमआईएस एक रूटीन टाइप का स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन देता है इंड यूज़र को। ओरिएंटेशन में डीएसएस एक्सटर्नल और एमआईएस जो है इंटरनल ओरिएंटेशन। फ्लैक्सिबिलिटी में डीएसएस हाईली फ्लैक्सिबल और ट्रेडिशनल रिलेटिवली इनफ्लैक्सिबल। उसके बाद डीएसएस में एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है और ट्रेडिशनल एमआईएस में लो होती है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस जो होता है डिसीजन प्रोसेस पर एनालिसिस करता है डीएसएस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर जो है एनालिसिस करता है ट्रेडिशनल एमआईएस। सिस्टम डिजाइन इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है डीएसएस का इंटरैक्टिव प्रोसेस की तरह डिज़ाइन होता है, यानी कि लैंग्वेज एंड मॉडल बेस वगैरह सब यूज़ करके। और जो एमआईएस जो होता है वह स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की तरह डिज़ाइन किया जाता है। उसका डिज़ाइनिंग जो होता है एमआईएस का वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट यानी कि आपके स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है। ट्रेडिशनल का डिज़ाइन स्टैटिस्टिक्स पर और डीएसएस का जो डिज़ाइन होता है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस पर बेस्ड होता है, इंटरैक्टिव प्रोसेस पर बेस्ड होता है। इसी के साथ हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। जो भी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है आप प्लीज़ बैक करके रिवाइज़ कर लो। जय राम जी की।